क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो बच्चों, आज का चैप्टर है परमाणु और अणु। पिछले हफ्ते हमने एक एक्साइटिंग चैप्टर देखा था, डिस्कवरी ऑफ द एटम, परमाणु की खोज। आपने जरूर देखा होगा। और ये साइंस के हमारे जो वीडियोस हैं उसी कड़ी में ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, परमाणु और अणु। जरा याद करो, 2600 साल पहले भारत में महर्षि कणाद और ग्रीस में डेमोक्रिटस, इन दोनों ने सोचा कि मैटर का, द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है, और उन्होंने कहा यह है परमाणु। यह है इसकी रचनात्मक इकाई और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। तो क्या परमाणु के भी टुकड़े होते हैं, उसके भी हिस्से होते हैं? बिल्कुल होते हैं। परमाणु के बीच में है नाभिक और न्यूक्लियस, जिसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक है प्रोटॉन, जिस पर एक सकारात्मक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक है न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रल चार्ज है। और इसके चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, हर इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज है। ये परमाणु इतने छोटे होते हैं ना कि इसे हम देख नहीं पाते। इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जैसे स्कैनिंग मशीन। इस परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में काफ़ी काम किया और उन्होंने परमाणु के सिद्धांत लिखे। 5 पॉइंट्स हैं इसमें, इनको एक एक करो। नंबर 1, हर तत्व परमाणुओं से बना हुआ है। एवरी एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। नंबर 2, एक ही तत्व के जितने परमाणु हैं उसके द्रव्यमान, मास और उसकी रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये समान होती हैं। अलग अलग तत्वों के जो एटम्स हैं उनके गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान अलग होते हैं। नंबर 3, किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो परमाणु बनते हैं ना ही उनका विनाश होता है। केमिकल रिएक्शन के पहले भी जितना द्रव्यमान था, बिल्कुल उतना ही द्रव्यमान उसके बाद भी होता है। नंबर 4, यौगिक बनाते समय, केमिकल रिएक्शन करते वक्त तत्व के परमाणु सिंपल होल नंबर्स, सरल पूरी संख्या में रिएक्शन करके यौगिक बनाते हैं। और नंबर 5, किसी भी यौगिक में जो तत्व के परमाणु हैं उनकी सापेक्ष संख्या, उनकी रेशो और उनकी प्रकृति, उनकी टाइप, वो कांस्टेंट रहती है। तो ये थे डाल्टन के 5 सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणुओं के कुछ सिंबल्स बनाए, इनको देखो, ये बड़े कंफ्यूजिंग लग रहे थे। तो बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने इनको सिंप्लीफाई किया और उनका टेबल कुछ ऐसा बना। थोड़ा सा सिंपल है ना। और इस टेबल पे आप देखो 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ये क्या है? इसको उन्होंने नाम दिया एटॉमिक नंबर। यानी कि हर नाभिक में, हर एटम के नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। इसको Z से दर्शाया जाता है। जैसे कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। साथ साथ एक और टर्म बनाया गया जिसको कहा गया एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, दोनों का टोटल मास कितना है, टोटल द्रव्यमान क्या है, ये हुआ एटॉमिक संख्या। अब इतने सारे एलिमेंट्स, इन सारे के द्रव्यमान संख्या सब कैलकुलेट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। साइंटिस्ट को लगा कि एक अगर मानक मिले, हमें एक स्टैंडर्ड मिले जिसके साथ कंपेयर करके हम इसकी संख्या निकाल सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस। इसको देखो, आप मार्केट में गए, आपको टमाटर खरीदना है। मार्केट में जो आपको टमाटर दे रहे हैं वो एक साइड पे 1 किलो का वजन रखते हैं और दूसरी साइड पे वो टमाटर डालते जाते हैं। जब वजन के अनुपात टमाटर आ जाते हैं तो हम कहेंगे ये टमाटर 1 किलो वजन है। अगर आपको 5 किलो टमाटर लेने हैं तो वो 5 किलो का वजन रखेंगे और 5 किलो के अनुपात से वो टमाटर तोलेंगे। तो ये जो वजन थे ये थे मानक। बिल्कुल इसी तरह एटॉमिक मास के लिए भी एक मानक की ज़रूरत थी और सबसे पहले मानक चुना गया ऑक्सीजन का 1/16, हर ऑक्सीजन एटम का 1/16 द्रव्यमान। पर साइंटिस्ट को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था और 1961 में ऑक्सीजन के जगह पे उन्होंने C12, कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन का जो समस्थानिक है उसको चुना। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। एक चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो परमाणु है ना, ये नेचर में आइसोलेशन में नहीं घूमते फिरते हैं। इनकी हमेशा कोशिश होती है कि किसी दूसरे परमाणु के साथ जोड़कर ये एक स्टेबल यौगिक बनाएं। और इस जुड़ने को हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। तो अणु के बारे में लवॉइजियर और प्राउस्ट ऐसे साइंटिस्ट ने खूब स्टडी किया और उन्होंने 2 बड़े बड़े सिद्धांत बताए।
नंबर 1, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अनुसार किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो द्रव्यमान परमाणु बनते हैं, ना ही उसका विनाश होता है। पहले भी जितना द्रव्यमान होता था, बाद में भी उतना ही द्रव्यमान होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस दिए को देख लो। जब आप दिया जलाते हो, तेल तो खत्म हो जाता है, तो द्रव्यमान तो खत्म हो गया। हम कह रहे हैं कि द्रव्यमान खत्म नहीं होता, क्योंकि तेल जलने के बाद आप देखोगे जो बहुत सारी कालीख रह जाती है, इसको द्रव्यमान अगर आप नापोगे तो इन दोनों का द्रव्यमान समान आपको मिलेगा। सेकंड नियम था आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात के नियम। किसी भी यौगिक में जो परमाणु हैं, अलग तत्वों के जो परमाणु हैं, इनकी सापेक्ष संख्या दैट इज रेशियो और इनके प्रकार दैट इज टाइप, ये कांस्टेंट होते हैं। पानी ले लो, H2O, चाहे आप पानी को अलास्का से ले लो, चाहे आप पानी को वियतनाम से ले लो, चाहे आप उसे श्रीलंका से ले लो, इसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। गंगा नदी से लो, नील से लो, अमेजन से लो, H2O ही रहेगा। पैसिफिक ओशन से ले लो या हिंद महासागर से ले लो, पानी तो H2O ही रहेगा। अब हम देखेंगे एटॉमिसिटी या परमाणुकता, यानी कि एक अणु में कितने परमाणु हैं। किसी में एक होता है, किसी में द्विपरमाणु होते हैं, किसी में तीन होते हैं, किसी में 4 होते हैं। एक से ज़्यादा जहाँ है उसको हम बहुपरमाणु कहते हैं। अब हम देखेंगे आयन। चार्ज वाले परमाणु या अणु को हम आयन कहते हैं। और ये बनते कैसे हैं? एक परमाणु जो तटस्थ है, जो न्यूट्रल है, उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, दोनों मिलके न्यूट्रल। पर अगर एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसकी नेगेटिविटी बढ़ गई, इसको हम कहेंगे एनायन। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसकी पॉजिटिविटी बढ़ गई, इसको हम कहेंगे कैटायन। एक और बात देख लो, कैटायन मतलब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा और पॉजिटिव चार्ज, और एनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा और नेगेटिव चार्ज। हमने आपसे पहले कहा था कि परमाणु नेचर में आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़कर एक स्टेबल यौगिक बनाएं। तो ये जो उनकी जुड़ने की क्षमता है, इसको हम कहते हैं संयोजकता। इसको थोड़ी अच्छी तरह देखा जाए। एक परमाणु के बाहरी वाला जो कक्ष है, इसमें जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब यह परमाणु या अणु ये स्टेबल बन जाता है। तो हर परमाणु की कोशिश रहती है कि बाहरी कक्ष में 8 कैसे बनाया जाए। बोरी-बरी प्रिंसिपल के अनुसार 2n² फॉर्मूला से हमें पता चलता है किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक कक्षा भरेगी तभी दूसरी कक्षा आएगी, दूसरी कक्षा भरेगी तभी तीसरी कक्षा आएगी। फॉर्मूला को देख लो, विच इज 2n², जहां n इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से वो बढ़ते जाएंगे। पर स्टेबल बनने के लिए आउटर मोस्ट में केवल 8 होना जरूरी है। कैसे बनेगा अब ये? इसको आप जरा सा देखो, ये सोडियम का जो एटम है, इसको आप देखो। सोडियम के सेकंड जो ऑर्बिट है उसमें 8 है, पर बाहरी ऑर्बिट जो है इसमें ओनली 1 है। तो इस 1 को अगर वो किसी तरह निकाल सकता है तो ये स्टेबल बन जाएगा। और ये जो बाहरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यही इसका संयोजकता है, यही इसकी संयोजन इलेक्ट्रॉन है, और इसी को हम वैलेंस कहते हैं। 1 तो 1। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के बाहर कक्षा में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 से 8 बनने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा और यही इसका वैलेंस है। तो वैलेंस क्या रहा? जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं या निकालते हैं, ताकि हमारी बाहरी कक्षा 8 बन जाए। अब सोडियम और क्लोरीन जब जुड़ते हैं तब देखो कैसा बनता है। दोनों की बाहरी कक्षा में 8 हो गए, बन गया यौगिक कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। इससे भी मज़ेदार है वाटर, H2O। इसको जरा देखो, ऑक्सीजन के बाहर आप देख रहे हो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए 2, और हाइड्रोजन के बाहर है 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं तो दोनों के बाहरी में मिल जाते हैं 7, ठीक है ना? पर 7 से तो काम नहीं चलेगा, इसलिए ऑक्सीजन चाहता है एक और हाइड्रोजन को पकड़ लूं, तो फटाफट वो पकड़ लेते हैं। अब तीनों के बाहरी कक्षा में बन गए 8, और ये तीनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। इसकी बॉन्ड जो होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, और इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संयोजकता मतलब एक परमाणु के दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता। इसके बाहर वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है, यही इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। ये इसको खो भी सकता है, ये इसे प्राप्त भी कर सकता है। ट्रांसफर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, यही है वैलेंस या संयोजकता। संयोजकता के 3 मेन नियम है। नंबर 1 है कि जो अणु बनेगा उस पर मान संतुलन होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा वाटर के टाइम पे H2O हाइड्रोजन का वैलेंस इज 1 +1 और ऑक्सीजन का वैलेंस इज -2 क्योंकि इसे प्राप्त करना है, हाइड्रोजन को देना है, तो ये +1 है। 2 हाइड्रोजन यानी कि +2 +2 -2 न्यूट्रल। तो दिस इज नंबर 1 प्रिंसिपल। नंबर 2 प्रिंसिपल है कि अगर एक धातु और एक अधातु मिलकर बनते हैं तो धातु का फॉर्मूला पहले लिखा जाता है, अधातु का बाद में। आप सोच रहे होंगे कि यौगिक के फॉर्मूला लिखने का कोई सिंपल मेथड भी होगा। बिल्कुल है, इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। जरा आप देखो, वाटर H2O, इधर हम लिखेंगे हाइड्रोजन और ऊपर लिखेंगे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का वैलेंस क्या है 1 और ऑक्सीजन का क्या है 2, तो हम इन दोनों को क्रॉस कर देंगे। ऑक्सीजन का 2 चला जाएगा हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन का 1 चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो क्या बना H2O। बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो HCl, H का वैलेंस है 1 और क्लोरीन का भी वैलेंस है 1, क्रिस क्रॉस कर दो H1Cl1 बन गया HCl। यही है सिंपल तरीका आपके यौगिक का फॉर्मूला लिखने का। तो ये रहा आपका सारांश। हमारी जो ये पूरी कड़ी चलती आ रही है इसका सारे राइटअप आपको मिल जाएंगे ब्लॉग पोस्ट में, आप देख लेना। चैप्टर को अगर आप वीडियो देखो और फिर चैप्टर पढ़ो 5 मिनट में पूरा स्पष्ट हो जाएगा, ये हमारा वादा है आपके पास। और हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा इन सब पे डेली पोस्ट करते हैं। आप हमारे साथ रहो तो बड़ा मज़ा आएगा। आप हमारे सब्सक्राइबर बने हुए हो ना, अगर नहीं बने हो तो सब्सक्राइब, बेल, ऑल तीनों को दबाना। और अगर आप सब्सक्राइबर बने हो और आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है, इसका मतलब कि आपने ऑल नहीं दबाया। तो अब आप केवल बेल और ऑल को दबाइए, हर हफ्ते आपके पास एक नया वीडियो पहुंच जाएगा। देखते रहो। क से कोशिश।